नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे। भारत की अध्यक्षता में आज क्वाड देशों की बैठक होगी और क्या है इस बैठक का एजेंडा बताएंगे आपको। साथ ही बढ़ती गर्मी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो बताएंगे गर्मी का हाल। बिल्कुल कृतिका, और साथ ही खेल जगत में क्या हुआ है, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बार जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ है हमारे सहयोगी कृतिका। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों। भारत की अध्यक्षता में आज क्वाड देशों की बैठक। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपसी सहयोग आगे बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर होगा मंथन। इस साल के अंत तक भारत कनाडा में व्यापक आर्थिक साझेदारी डील होने की उम्मीद। कनाडा दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2030 तक आपसी व्यापार 3 गुना करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बीएसएफ के जवानों से भी होगी बातचीत। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला। हॉर्मुज के पास माइंस बिछा रही नावों को किया तबाह। ईरान ने कहा नियंत्रण में हालात। कंगो, युगांडा, दक्षिण सूडान समेत इबोला वायरस से प्रभावित देशों की यात्रा न करे भारतीय नागरिक। डीजीसीए ने कहा प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की होगी अनिवार्य स्वास्थ्य जांच। और सिंगापुर ओपन में दम दिखाने को तैयार लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु। वहीं पुरुष युगल में खिताबी सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी चिराग सात्विक की जोड़ी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां भारत की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक की मेजबानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सदस्य देश क्वाड की मौजूदा पहलों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, अवसंरचना विकास, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, जलवायु कार्रवाई और मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे विषय के एजेंडे में शामिल रहेंगे। क्वाड को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और सहयोग के महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। और ये समूह जो है वो समुद्री मार्गों की सुरक्षा, साथ ही आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के लिए साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। हाल ही के सालों में अगर हम देखें तो तकनीकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा भी क्वाड एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। और इससे पहले क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 1 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक को क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षीय सहयोग को नई मजबूती मिलने की संभावना है। और आपको बता दें कि आज होने वाली क्वाड बैठक का एजेंडा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वाड जो मंच अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंच है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना ये क्वाड के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और मुक्त नौवहन को बढ़ावा देना भी क्वाड का एक खास एजेंडा है।
इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को किस तरीके से मजबूत और किया जा सकता है, ये भी एजेंडे में शामिल है। चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी और ये भी एजेंडे में शामिल किया गया है। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपसी जो देश है वो किस तरीके से सहयोग और बढ़ा सकते हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर और साथ ही नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी पर भी साझेदारी, उसे भी इस बार एजेंडे में शामिल किया गया है। टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ भी सहयोग सभी देश करते हुए नजर आएंगे। ऊर्जा सुरक्षा और साथ ही जो वैश्विक संकट इस समय बना हुआ है उस पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है, उसे भी शामिल किया गया है एजेंडे में। व्यापार और कनेक्टिविटी को किस तरीके से और हम बढ़ा सकते हैं सभी देश आपस में मिलकर, क्वाड देश जो हैं, और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना भी प्रमुख एजेंडे के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ कृतिका, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना भी क्वाड देशों का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर समन्वय कैसे बनाया जा सके, आर्थिक विकास कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम सारे क्वाड के एजेंडे, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आखिर क्वाड क्या है और इसकी जो स्थापना है, मतलब ये जो संगठन है ये क्यों बनाया गया, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, क्वाड जो है उसका पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 देशों का एक रणनीतिक समूह है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके सदस्य देश हैं। 2007 में क्वाड की शुरुआत हुई थी और उस वक्त अगर हम देखें तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने इसकी पहल की थी, जिसके बाद 2004 की सुनामी क्वाड की नींव बनती हुई नजर आई थी। तो क्वाड आखिर क्या है? 4 देशों का ये समूह, और 2004 में इसकी नींव रखी गई। और इसके साथ ही क्वाड की जो प्रमुख बैठकें अब तक कब कब हुई हैं और कहां कहां हुई है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि क्वाड की जो प्रमुख बैठकें हैं वो 2007 में हुई मनीला में, जहां पहली क्वाड बैठक हुई। उसके बाद में 2007 के बाद सीधा 2017 यानी 10 साल बाद मनीला में दोबारा से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद कंटिन्यू इसको रखा गया। 2019 में न्यूयॉर्क में हुई पहली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक रही है। 2020 में भी बैठक हुई, टोक्यो में विदेश मंत्रियों की ये बैठक रही। 2021 में वर्चुअली तौर पर ये बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, तो इसलिए वर्चुअली ये बैठक रही। और क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन, साथ ही 2021 की अगर हम देखें तो क्वाड नेताओं का ये पहला शिखर सम्मेलन रहा। उसके बाद में वॉशिंगटन में पहला 1-to-1 क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में रखा गया था। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन रखा गया, जिसमें सभी शामिल हुए। 2023 में हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन रखा गया और उसके बाद 2024 में टोक्यो में विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होती हुई नजर आई। तो क्वाड की प्रमुख बैठकें आखिर कब कब हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और अब आज की अगर हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में आज भारत में ये बैठक हो रही है, जिसका क्या कुछ प्रमुख एजेंडा है वो भी हमने आपको बताया। और इसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो क्वाड की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, तो भारत की रणनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि क्वाड भले ही वो सुरक्षा संगठन के रूप में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में क्वाड ने विकासात्मक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाना शुरू किया। और स्टेम स्कॉलरशिप भी दिया जाता है क्वाड के तहत, जिसमें कि साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उन लोगों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए एक दूसरे देशों में स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कई जो ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि खास करके इंडो पैसिफिक अगर कोई आपदा आती है उसमें भी सहयोग के लिए क्वाड का संगठन में उसमें शामिल है, एजेंडे में मैंने उसके कार्यक्रम में। तो भारत के लिहाज से देखें तो देखिए, भारत इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा देश है और उस लिहाज से भारत के हित में है कि क्वाड जो है, क्वाड एक सम्मिलित संगठन के रूप में, सम्मिलित ग्रुपिंग के रूप में, इनफॉर्मल ग्रुपिंग ही हो लेकिन उसके रूप में विकसित हो। क्योंकि जिस तरीके से जो इंडो पैसिफिक जितना बड़ा इलाका है, उस बड़े इलाके में सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप दोनों की बहुत जरूरत है। और ये ऐसी स्थिति है जिसमें छोटे छोटे देश है इंडो पैसिफिक के, वो छोटे देश मान लीजिए कि कहीं सहयोग के लिए, कहीं कर्ज के लिए जाते हैं तो उनकी संप्रभुता कई बार खतरे में दिखी है। श्रीलंका के बारे में हमने देखा था कि श्रीलंका
किस उसकी संप्रभुता, इतना कर्ज लाद दिया गया उस पर चीन के द्वारा। तो इस तरह से क्वाड के कार्यक्रम में ये सारी चीजें शामिल है कि किस तरीके से इंडिया पैसिफिक के देशों को समर्थन किया जाए। और इस लिहाज से भारत जो है वो चाहता है कि क्वाड के माध्यम से न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि ये विकासात्मक सहयोग की भी बातें रचनात्मक तरीके से हो। तो निश्चित पे आज जब भारत की अध्यक्षता में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड की बैठक होगी तो इंडो पैसिफिक की तमाम स्थितियों पर चर्चा होगी। और उसके अलावा जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति है, क्योंकि इंडो पैसिफिक के देश ऊर्जा सुरक्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ग्लोबल साउथ के अधिकांश देश इसी इलाके में हैं, तो उस लिहाज से ये जो है आज की क्वाड की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से, पूरे जो सिक्योरिटी है, जो वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी की स्थिति है उसके लिहाज से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिहाज से, इन सारे लिहाज से, चूंकि अमेरिका एक पार्टी है, उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो स्थिति है, अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर की स्थिति बनी हुई है, इधर अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका पहली बार किसी ऐसे प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में आकर तो निश्चित भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हो रही है। अखिलेश, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर ये बनता है कि देखिए पश्चिम एशिया संकट के बीच में ये बैठक हो रही है, ऐसे में दुनिया के बड़े देशों की नजर भी इस बैठक पर होगी, क्योंकि देखिए चीन के विस्तारवाद की नीति को नियंत्रित करना भी क्वाड के एजेंडे में शामिल है। और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा की चिंता का जिक्र जो आप कर रहे हैं वो, उस पर भी कोई बड़ा विचार इस बैठक के माध्यम से आ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जापान हो, चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी जरूरतें जो है वो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और सबको इस बात की पूरी तरह से इस बात पर सब सहमत है कि कोई मोनोपोली नहीं क्रिएट होना चाहिए दुनिया में, चाहे चीन का हो या किसी और का मोनोपोली हो। तो इसलिए सारे देश जो है वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में है, डाइवर्सिफिकेशन के पक्ष में है पूरे सप्लाई चेन का। और इस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफिकेशन करने में ये चारों देश जो है वो शामिल होके, और ये चारों देश अपने सहयोग से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और ऊर्जा सुरक्षा की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पे अमेरिका पर एक दबाव बनेगा इस क्वाड बैठक के तहत भी कि वो ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई इस तरीके का समझौता करे ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है वो पूरी तरह बंद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके और दुनिया की जो आर्थिक जो गतिशीलता है, आर्थिक गतिशीलता फिर से बहाल हो, फ्यूल के सप्लाई जो है, एलपीजी सप्लाई है, ये सारी चीजें बहाल हो। तो आज क्वाड की बैठक इन दोनों मसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पराक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। अखिलेश, आप लगातार आज होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर अपनी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नया सवेरा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के इस साल के अंत तक होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल ये कहना है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। कनाडा के दौरे पर पीयूष गोयल ने वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, और उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर भविष्योन्मुखी चर्चाएं की और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, जिसे CEPA भी कहा जाता है, उसके शीघ्र निष्कर्ष के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जो दोनों राष्ट्रों के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के कृषि और कृषि खाद्य मंत्री हीथ
मैकडोनाल्ड के साथ एक बैठक भी की। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ भी व्यापक चर्चाएं की। भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया। इसके साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत का तेजी से विस्तार करता बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र अधिक सहयोग और निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कनाडा दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि हाल की भारत यात्रा को भारत कनाडा संबंधों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। भारत कनाडा साझेदारी को नई गति और विश्वास मिलने की बात भी कही और CEPA समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी उन्होंने आशा व्यक्त की। समझौते से दोनों देशों में व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं अमेरिका और ईरान में चल रहे शांति समझौते को लेकर वार्ता के बीच अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर फिर हमला कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नावों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया है। जानकारी के अनुसार यह हमला तब हुआ जब युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए ईरान के शीर्ष वार्ताकार दोहा पहुंचे थे। और इन हमलों के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं दी गई है। बस इतना जरूर बताया गया कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें मिसाइल लॉन्च साइटें और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नावें शामिल थीं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपना होगा। उन्होंने लिखा कि इस यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर नष्ट किया जाएगा या फिर दोनों देशों की सहमति से किसी दूसरी तय जगह पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्था की मौजूदगी और निगरानी भी जरूरी होगी। तो ट्रंप का ईरान के यूरेनियम को लेकर दावा है और इस बात का वो काफी पहले से जिक्र करते आ रहे हैं कि या तो इस यूरेनियम को ईरान खुद नष्ट करे या फिर अमेरिका इसे लेकर के जाएगा और सभी की सहमति से, मतलब अमेरिका इस पर भी अपना अपर हैंड रखने की कोशिश हालांकि यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफी पहले से संवर्धित जो यूरेनियम है उसको लेकर के ये कहना है कि जो यूरेनियम डस्ट है वो अमेरिका को सौंप दे या फिर वो खुद उसे नष्ट कर दे। तो एक तरीके से ट्रंप इस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझना चाहेंगे इसके पीछे की स्ट्रेटजी अमेरिका के लिहाज से। देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप का शुरू से ही एजेंडा रहा है और ट्रंप लगातार इस बात को बोलते रहे हैं और यहाँ तक कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो उस समय भी उनका यही आरोप था कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के करीब है और संबंधित यूरेनियम को पूरी तरह खत्म करना और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना इस युद्ध का असली मकसद है। तो निश्चित तौर पे जब युद्ध की शुरुआत की, उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर शुरू हुआ, फिर सीज फायर अभी चल रहा है। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भी ईरान ने कब्जा कर लिया, एक तरीके से सारे जहाजों की आवाजाही रोक दी। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो है तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई, दुनिया के देश भी प्रभावित होने लगे और लग रहा था कि अमेरिका जो है झुककर कोई समझौता कर लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया उससे लगता है कि अमेरिका इस मसले पर कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करना चाहता। और आप देखेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार या तो जो बाइडेन का उदाहरण देते हैं या बराक ओबामा का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने जो है ईरान को परमाणु संवर्धित जो यूरेनियम है उसको बढ़ाने की इजाजत एक तरीके से दे दी, ईरान को कई तरह से आर्थिक सहूलियतें दी। तो इन सारी स्थितियों के मद्देनजर वो अपने आप को इस बात के साबित करना चाहते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम जो है वो ईरान के कब्जे में नहीं रहेगा, या तो ईरान में ही उसे नष्ट किया जाएगा IAEA की निगरानी में या किसी और देश में नष्ट किया जाएगा या अमेरिका अपने यहाँ ले जाकर नष्ट करेगा। तो ये
तीनों चीजें उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पे उनका जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन अमेरिका का जो है, उस बॉटम लाइन पे वो अभी भी बने हुए हैं। और इस बीच में अगर अमेरिका को शायद ये सूचना मिली कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जो है वो फिर से माइन बिछा रहा है, मतलब विस्फोटक नेटवर्क बना रहा है कि ताकि वहां से जो जहाज गुजरे वो नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने एक बार फिर से हमला किया है और उन्होंने कहा कि एक डिफेंसिव हमला है, वहां जो माइन लगाया जा रहा था, सी माइन, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने हमला किया है। तो मतलब यह है कि दोनों, ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों जो है वो अपनी अपनी स्थितियों पे अभी अड़े हुए हैं। दोहा में भले ही उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनके बैंक के भी अधिकारी मौजूद हैं और उसके अलावा उनके विदेश मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पे वहां बातचीत भी चल रही है और इधर दोनों अपनी अपनी स्थितियों को मजबूत भी कर रहे हैं, अपने अपने बॉटम लाइन को असर्ट भी कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है, अब ये स्थिति में देखना होगा कि किस हद तक ईरान इस बात के लिए तैयार होता है, क्योंकि अंततः ईरान को तैयार होना है कि वो अपना संबंधित यूरेनियम अमेरिका को या किसी और जगह पे त्यागने के लिए तैयार है या नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सहयोग दें। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए भी उनसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चालू पंखे, कूलर, साफ शौचालय, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता पड़ने पर पोर्टेबल शौचालय जैसी सुविधाएं भी शामिल हों। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि परीक्षा के दिन 21 जून को अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की खबरों के बाद एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था और 21 जून को पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। आज बीकानेर में बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर में वो बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को गृह मंत्री गुजरात के भुज का भी दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे और अगले महीने की 5 तारीख को गृह मंत्री त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लेंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो गृह मंत्री का सीधा फोकस है इस वक्त सीमा सुरक्षा पर, और इसी के तहत वो आज राजस्थान के दौरे पर है, जहां बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र जो है उनको देखते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और कृतिका ये भी खबर है कि राजस्थान से लगा करके पश्चिम बंगाल तक जी सीमा का वो दौरा करेंगे। और एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है, तो जो सीमा से विदेशी घुसपैठ जो होती थी, बांग्लादेशी घुसपैठ जो होती थी, उसको रोकने को लेकर के भी सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है और उसी कड़ी में गृह मंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय जारी है और हीट वेव
उमस और तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कई राज्यों में तापमान जो है वो इस समय 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया है, जिससे जो रोजमर्रा की जिंदगी है आम लोगों की वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ऐसे में लोगों को भी गर्मी से बचने की लगातार सलाह दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घर से बाहर आप बिल्कुल भी ना निकले और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बार बार पानी पीते रहें, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना बने। तो ऐसे में सूरज इस समय आग उगलता हुआ नजर आ रहा है और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और लू जो है वो इस समय जानलेवा होती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इसी को लेकर के कई इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और भीषण गर्मी से लोग वैसे तो परेशान है, लेकिन मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के चेतावनी भी जारी की है और एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। एक तरीके से सूरज यहाँ पर आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये गर्मी का मौसम है, लेकिन कई इलाकों में चूंकि गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, उस लिहाज से ये जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। हम लगातार स्क्रीन पे आपको अलग अलग राज्यों के तापमान भी बता रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44 डिग्री, हरियाणा के रोहतक में 43 डिग्री, और यही स्थिति जो है कमोबेश वो अलग अलग राज्यों में, जैसलमेर 43 डिग्री यहां पर बता रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो लू है ये जानलेवा कब होती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, रेड अलर्ट होते ही हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। जैसे मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है, इसका मतलब कि लू खतरनाक है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, ये एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके साथ ही सिर दर्द, चक्कर आना और जी मचलाना, यदि ये तमाम सारे लक्षण का सामना आप कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपको लू लगी है। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाना भी लू का एक लक्षण है, और पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाए। मतलब कृतिका, जनरली हम देखते हैं कि गर्मी में पसीना आता है, लेकिन यहां पसीना आना यदि बंद हो जाए, इसका मतलब आपको लू लगी है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर त्वचा छूने में बहुत ज़्यादा गर्म और लाल महसूस हो रहा है तो भी आप लू के शिकार हो चुके हैं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमक की भारी कमी अगर आपके शरीर में हो रही है तो भी आप लू के शिकार हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर अगर आपका अचानक से कम हो जाता है, गिर जाता है, दमा है, ब्लड प्रेशर दिल के मरीजों के लिए बेहद ही खतरनाक है और भ्रम की स्थिति पैदा होने लगे और आप अगर साफ नहीं बोल पा रहे हैं या बेहोशी या दौरे पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। और ऐसे लक्षण अगर आपको अपने शरीर में या किसी भी जानने वाले व्यक्ति के शरीर में अगर आपको नजर आते हैं या किसी अनजान के शरीर में भी अगर इस तरीके के लक्षण आपको नजर आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि लू जो है वो जानलेवा भी हो सकती है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जानलेवा की स्थिति यदि है, ज्यादा गर्मी और लू की स्थिति है, तो उसमें क्या करें वो भी आपको बताते हैं। देखिए, प्राथमिक उपचार, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा की सहायता लें। इसके अलावा व्यक्ति को ठंडी छायादार जगह पर लिटाएं, ORS या ठंडा पानी लगातार उसे पिलाते रहें, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब प्राथमिक उपचार हम आपको बता रहे हैं। शरीर पर ठंडा पानी डालते रहें या गीले और ठंडे कपड़े से भी शरीर पर आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे साथ हमारे तमाम सारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मोहित शुक्ला, लखनऊ से जुड़ रहे हैं विकास, भोपाल जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, भोपाल से जुड़ रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव और जयपुर से जुड़ रहे हैं लक्ष्य। तो अलग अलग राज्यों की स्थिति जो है वो हम आपको सीधे तौर पर यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल मध्य प्रदेश का। आदित्य हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि जो अंतर हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि दिल्ली और मध्य प्रदेश का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। आदित्य। बिल्कुल पराक्रम, जो जानकारियां आपने बताई हैं हीट वेव से बचने के लिए, वो जानकारियां खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो खासकर छतरपुर, नौगांव, टीकमगढ़ 45 डिग्री से ऊपर, खजुराहो तो कल 43.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया जी। और अगले 2 दिनों तक अगर देखा जाए तो टीकमगढ़, नौगांव, छतरपुर ये जगह तो है ही, साथ साथ जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, ये इन जगहों को लेकर भी अलर्ट जारी है।
5 जिलों में रेड अलर्ट है, 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और बाकी के करीब 22 से 25 जिलों की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि ये कमोबेश ये स्थिति जो है अगले 4 से 5 दिन अभी ऐसे ही बनी रहने की संभावना है। लिहाजा जो आपने सतर्क रहने की चीजें बताई है वो तो वो बता ही रहे। अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में जो गर्मी जनित बीमारियां जो होती हैं उसके मरीज बढ़ना शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह से जो है लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें की अगर बात की जाए, लू लगने की बात की जाए, बुखार की बात की जाए तो वो स्थितियां कहीं ना कहीं लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी है। लिहाजा अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर सरकार सतर्क है। लोग जो जिला मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात की एडवाइजरी तमाम जिलों के अस्पतालों में जारी कर चुके हैं कि अगर इस तरह के मरीज आते हैं तो पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। और जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, रैन बसेरों में रह रहे हैं, वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था हो, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर चीजें जो है वो पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, ये सब वो इस बात का ध्यान दिया जाए। चलिए आदित्य, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के हालात और गर्मी से लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए? साथ ही ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें जताई गई हैं कि आखिर गर्मी से राहत कब तक मिल सकती है? मोहित। देखिए कृतिका, मौसम विभाग ने तो साफ साफ राजधानी दिल्ली के लिए बता दिया है कि अभी आपको मानसून का कम से कम 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा और अगले 72 घंटे राजधानी दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल भरे, चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि 72 घंटे तक राजधानी दिल्ली वालों को कहीं किसी भी तरफ से, किसी भी एंगल से कोई राहत मिलने की खबर नहीं है। और यही वजह है कि सुबह से ही आप देखिए, जब मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ, उस वक्त आप समझिए कि सूरज ठीक बिल्कुल मेरे सामने आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी दोपहर के 12 और 1 बजे का समय हो। लेकिन आप समझिए इस समय घड़ी में महज 8:32 हो चुके हैं, लेकिन टेम्परेचर जो कभी राजधानी में 32, 33, 34, 35 के आसपास अमूमन रहता है नॉर्मल डेज में, वो इस समय आप समझिए कि सुबह होते ही 38 डिग्री के आसपास हो चला है और जिसके लगभग दोपहर में 43 से 44 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर है, राजधानी दिल्ली में 29 और 30 तारीख के आसपास थोड़ी राहत मिलने की खबर है क्योंकि आप समझिए पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर ये 3 दिनों मौसम का थोड़ा बिल्कुल ठीक है। देखिए मोहित, दिल्ली का तो हाल आपने बताया, अब जरा दर्शकों को हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बता देते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास, यदि हम बात करें लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तो वहां पर किस तरीके के हालात हैं और क्या कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं गर्मी से निपटने के लिए? देखिए, नौतपा शुरू हो गया है और कल भी बांदा सबसे ज्यादा तापमान रहा। बांदा में 47 डिग्री टेम्परेचर देखा गया और इसके साथ साथ जालौन, झांसी और प्रयागराज का टेम्परेचर भी 45 पार कर चुका है। आज 50 से ज्यादा जनपदों में लू का अलर्ट है। आज और कल काफी ज्यादा लू चलेगी, लेकिन 28 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बौछारें और तेज आंधी आ सकती है। कल नौतपा के पहले दिन प्रदेश के कुछ जनपदों में, राजधानी लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर में दिन भर तो कड़ी धूप रही, लेकिन देर शाम एक तेज आंधी आई। लगभग 80 से 90 किलोमीटर की हवाएं चली। इससे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में ये राहत रहेगी नहीं। लेकिन 28 से लेकर 30 तक एक संभावना है कि विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। फिलहाल आज 50 से ज्यादा जनपदों में लू का अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट पे रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध रहे, जिससे कि हीट वेव के शिकार लोगों का इलाज तत्काल रूप से कराया जा सके। वहीं पूरे प्रदेश में बिजली निर्बाध रूप से पहुंचे लोगों तक, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं कोई फॉल्ट आती है उसको ठीक करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर कहीं कोई फॉल्ट आती है, शिकायत आती है, तो लोगों को सही जानकारी उपलब्ध की जाए कि आप यहाँ कितने घंटों में बिजली आ जाएगी। इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई बातें छुपाई न जाए जनता से। पर्याप्त रूप से पानी की सुविधा उपलब्ध रहे, जो लोगों को किसी भी प्रकार की पानी की असुविधा का सामना न करना पड़े। और साथ साथ पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पे रखा गया है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है तो इलाज उसको दिया जा सके। जी
बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 9 तपे का समय चल रहा है और 25 तारीख से 2 जून तक ये इसकी समय सीमा बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे तीनों सहयोगियों का, आदित्य, मोहित और विकास, हमारे साथ गर्मी की क्या स्थिति अपने अपने राज्यों में है वो साझा करने के लिए। और अब सभी की उम्मीद यहां पर ठहरती है आकर के कि आखिर मॉनसून कब एक्टिव होगा और इस भीषण गर्मी से हमें निजात कब मिलेगा। और उसी से जुड़ी हुई अगली खबर हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल केरलम में आज से मॉनसून के आने की पूरी उम्मीद है और मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार केरलम में मॉनसून जल्दी दस्तक देगा। वैसे भी केरलम में प्री मॉनसून बारिश के कारण लोगों को राहत मिली है और विभाग ने 28 मई से 3 जून के बीच केरलम के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान जताया है। तो ये तो बात रही केरलम की, लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में केवल कार सेवा में तकनीकी खराबी आने की वजह से करीब 65 केबल कार बीच हवा में ही फंस गई, जिसमें लगभग 310 पर्यटक उस समय सवार थे, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और घटना के बाद में सेना ने एक बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने 6 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और आर्मी की वजह से कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ और सेना के ट्रेंड जवानों ने लोगों को बचा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो स्थिति थी काफी विकट स्थिति थी, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने अपनी सूझबूझ से और अपनी बहादुरी से सभी पर्यटकों को, अब 310 पर्यटक जो थे वो फंसे हुए थे, उनको बचा लिया। 65 के करीब केबल कार थे जो फंस गए थे पूरे जो बेस से स्टेज 1 तक का। तो ये लगभग चला 6-6.5 घंटे एंड इसमें सभी ने एक्चुअली हिस्सा लिया है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें थी, इसमें जो लोकल पोनी वाले हैं, एटीवीज हैं, उसके अलावा इंडियन आर्मी की टीम्स थी कई सारी, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है उसकी टीम थी। ये सारे मिलके एक्चुअली इन्होंने इकट्ठा काम किया। लगभग 6 से 7 केबल्स कार्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा था, तो हम इस वजह से लास्ट लाइट से पहले इसको पूरा कर पाए। और वहीं अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए एयरलाइंस और एयरपोर्ट के लिए नई एसओपी समय जारी की है। और इस नई गाइडलाइन के तहत कांगो, युगांडा जैसे इबोला प्रभावित देशों से आने और वहां से होकर गुजरने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी इन सभी यात्रियों को भरना होगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को फ्लाइट के दौरान खास अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा, स्वास्थ्य और संपर्क से जुड़ी जानकारी तमाम ली जाएंगी यात्रियों से, और इसके साथ ही बुखार, उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विमान में संदिग्ध मरीजों को अलग से बैठाने के लिए भी कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डीजीसीए ने यह भी कहा है कि भारत आने के बाद अगर 21 दिनों के भीतर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो यात्री तुरंत अस्पताल जाएं और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस को इसकी सूचना भी दें। इबोला बीमारी में शुरुआती पहचान बेहद जरूरी मानी जाती है। एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार भी होने चाहिए। तो इबोला को लेकर डीजीसीए ने अलर्ट जारी किया है। नई एसओपी भी जारी की गई है, जिस पर सभी को ध्यान देने की सलाह दी गई है। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब नया सवेरा में वक्त है अखबार की खास खबरों को आपको बताने का। तो शुरुआत करते हैं आज की जो पहली खबर है प्रेस रिपोर्ट की। यदि हम बात करें तो पहली खबर जो है वो कूड़े के निस्तारण से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है कि जब आप कूड़े का प्रबंधन बेहतर तरीके से करें तो ये बात कही जाती है कि उसको सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग रखें और जो हाइजीन है, सैनिटरी हाइजीन है, उसको आप अलग रखें। इसको लेकर के अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो सख्त हैं। कूड़ा ठीक से ठिकाने नहीं लगा तो आपकी बिजली और पानी भी कट सकता है। फिलहाल ये जो आदेश है, ये आदेश बड़े संस्थानों पर और बड़े जो कमर्शियल जो हाउसेस हैं उन पर ये लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये आम परिवारों पर भी लागू होगा। मतलब कचरे को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें गीला कचरा अलग, जैसे कि रसोई का कचरा शामिल होता है। इसके अलावा सूखा कचरा जिसमें प्लास्टिक वेस्ट आता है उसको अलग, और स्वच्छता अपशिष्ट जिसमें डायपर और सैनिटरी पैड्स आते हैं उन्हें अलग रखने की बात कही जाती है। और विशेष देखभाल जैसे घरेलू खतरनाक कचरा जिसमें बल्ब, बैटरी, मतलब एक तरीके से जो गैजेट्स हमारे होते हैं, तो इन चारों को अलग अलग कैटेगरी में रखना जरूरी है। और इसी के साथ जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। जी हाँ, एक पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान सामने आया और ये टिप्पणी की गई कि शौचालय और सैनिटरी नैपकिन की कमी से बेटियों की जो पढ़ाई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। दरअसल एक मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और शौचालय के अभाव में बेटियों की पढ़ाई बंद होने पर अहम टिप्पणी की। और कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि लड़कियों के सामने केवल इस कारण पढ़ाई छोड़ने की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और उनके लिए शौचालय नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में उसके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। और शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी तब आई है जब केंद्र ने ये कहा कि 30 जनवरी के उसके फैसले से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोशिशों में तेजी आई है और उस फैसले में अधिकारियों को लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और साथ ही अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। और अगली खबर स्वीडन से है। इस खबर को यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो भारत जैसे देश के लिए खबर चौंकाने वाली भी हो सकती है। स्वीडन, जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, वहां पर जो लगातार गिरती हुई जन्म दर है वो एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। और जो स्वीडन की सरकार है वो लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मतलब एक तरीके से जो चुनावी वादा है वो ये है कि आप हमें वोट दो, हम आपको बच्चा पैदा करने में प्रोत्साहन देंगे, मदद करेंगे। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार वहां पर फिर से आई, तो जो चुनावी वादा किया गया है वहां पर वो ये है कि वो कपल्स को बच्चा पैदा करने के लिए मदद करेंगे। न सिर्फ मदद करेंगे, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन राशि इसके लिए देंगे। हाल ही में स्वीडन की इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी खबर डराती भी है और चौंकाती भी है, क्योंकि स्वीडन में लगातार जो जन्म दर है वो गिर रही है। ऐसे में वहां की जो सरकार है वो लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मतलब देखिए कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और वहां पर जो गिरती हुई जन्म दर है वो एक चिंता का कारण है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। बिल्कुल कृतिका, और मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज आज से एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 1947 में राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझता रहा। लेकिन बीते 12 साल में देश ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय स्मृतियों और गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रतीकों, परंपराओं और राष्ट्रीय चेतना को नए स्वरूप में स्थापित करने की इसी बदलती तस्वीर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
1947 भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक पराधीनता की परछाइयां लंबे समय तक बनी रहीं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सत्ता के प्रतीक, यहां तक कि भाषा और सोच में भी औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा। भारत ने सदियों तक इस मानसिक उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। साल 2014 के बाद इस विमर्श को नई दिशा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि भारत को अपनी जड़ों, अपनी सभ्यता और अपने गौरवशाली इतिहास से पुनः जुड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्मृतियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित करने का प्रयास। सोमनाथ से लेकर काशी तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इन प्रयासों को केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा गया। नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में सत्ता और शासन के प्रतीकों को भी नए अर्थ दिए गए। ब्रिटिश सत्ता की विरासत माने जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। संदेश स्पष्ट था, शासन नहीं सेवा, अधिकार नहीं कर्तव्य। इसी मार्ग पर स्थित वह छतरी जहां कभी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन खड़ी है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नाम परिवर्तन में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना तो देश के राजभवनों को लोक भवनों में बदला गया। अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ये परिवर्तन केवल नामों के नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय स्मृतियों को पुनर्भाषित करने का प्रयास माने गए, ताकि प्रेरणा के स्रोत भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के नायकों से जुड़े रहें। विभाजन की त्रासदी को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता की कीमत और विस्थापन की वेदना को समझ सकें। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई, जो साहस, धर्म और राष्ट्र निष्ठा की अमर परंपरा का स्मरण कराता है। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, सेना और राष्ट्रीय समारोह में भी भारतीयता की झलक और अधिक स्पष्ट हुई। भारतीय नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित प्रतीक को अपनाया गया। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन की एक व्यापक तस्वीर सामने आई। दशकों तक औपनिवेशिक कानूनों के आधार पर चलने वाले भारत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किए। नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में केवल इमारतों का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और हवाई अड्डों को भी राष्ट्र नायकों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने तमाम हवाई अड्डों के नाम बदले, तो साथ ही महापुरुषों और महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के प्रयास के क्रम में नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। ये कदम नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और महानायकों से परिचित कराने का अहम प्रयास है।
विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम पर ये खास हमने आपको दिखाया और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दिन एक उत्सव में आज क्या कुछ है खास। तमिलनाडु के करूर स्थित अरुलमिगु श्री मरियम्मन मंदिर के वैकासी महोत्सव की बात करेंगे आज एक दिन एक उत्सव में, जो हर साल मई के महीने में पूरे 21 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष मई के महीने में करूर के श्री मरियम्मन मंदिर में वैकासी महोत्सव बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाया जाता है। वैकासी महोत्सव यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है। यह उत्सव उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठान पूरे 21 दिनों तक चलते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर में पवित्र कुंभम और नीम के पत्तों से सुसज्जित पवित्र ध्वज को विशाल शोभा यात्रा के साथ अमरावती नदी तक ले जाया जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस यात्रा में शामिल होकर पूजा अर्चना करती है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे देवी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए अग्निचट्टी, पालकुडम, तीर्थकुडम, अलगू कुतुथल जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। अमरावती नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कुंभम को नदी में विसर्जित किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से पोंगल बनाकर उसका प्रसाद वितरित करते हैं। देवी मरियम्मन की शोभा यात्रा के दौरान तमिलनाडु की लोक संस्कृति भी जीवंत हो उठती है। मयिलाट्टम, ओयलाट्टम और कलायाट्टम जैसे पारंपरिक लोक नृत्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं महोत्सव का सबसे खास आकर्षण अमरावती नदी के किनारे होने वाली भव्य आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी का नजारा बेहद मनमोहक और अद्भुत होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग नदी के तट पर जुटते हैं। यह दृश्य लोगों की यादों में लंबे समय तक बस जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु का वैकासी महोत्सव हमने आपको दिखाया और अब हम आपको मिलवाएंगे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय से, जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपने समर्पण से एक नई पहचान बनाई है। विज्ञान हम सबको अचंभित करता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो काम किए जाते हैं उनसे देश समृद्ध भी होता है। हमारे मशहूर वैज्ञानिकों में नाम आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय का भी, जिन्होंने नैनो केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स जैसे क्षेत्र में जो शोध कार्य किए, उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उनकी ख्याति खूब फैली है। कभी कभी कुछ लोग प्रयोगशाला की शांति में ऐसा भविष्य गढ़ते हैं जिसकी रोशनी पूरे समाज तक पहुंचती है। विज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे विकास, शिक्षा और मानवता की शक्ति में बदल देते हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय की, एक प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और सामाजिक चेतना से जुड़े व्यक्तित्व की। पश्चिम बंगाल के कूच में जन्मे डॉक्टर रॉय ने सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को आकार दिया। ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि संकल्प मजबूत हो तो ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। At the age of 3 years, जब मैं सिर्फ 3 साल का था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी परवरिश माँ और बहन के साथ हुई। माँ चाहती थी कि मैं खेती बाड़ी संभालूं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मैंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और शिक्षक बनने का रास्ता चुना। मेरा विश्वास था कि शिक्षा के जरिए मैं न केवल अपना जीवन संवार सकता हूं, बल्कि समाज के लिए भी सार्थक योगदान दे सकता हूं। मेरा मानना है कि एक आदर्श शिक्षक वही है जो छात्रों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बने। मैं इसे नैतिकता का आधार मानता हूं और यही कारण है कि मैं अपने छात्रों से भी निरंतर सीखता रहता हूं। डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की।
और परिश्रम व समर्पण के बल पर उच्च शिक्षा जगत में अग्रिम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा के जरिए उन्होंने समाज में भी योगदान दिया। उन्होंने उत्तर बंगाल में उच्च शिक्षा को सशक्त करने और युवाओं को शोध की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब ज्ञान विनम्रता से जुड़ जाए तो सफलता केवल व्यक्ति की नहीं रहती, वो पूरी समाज की पूंजी बन जाती है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। तो ये थी हमारे खास सेगमेंट हमारे पद्म से ये विशेष प्रस्तुति, और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन नया सवेरा में कुछ खबरें अभी बाकी हैं, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मौसम की और जानते हैं देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो ये थी मौसम की जानकारी, और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। और जाते जाते आपको बताते हैं कि पेरू में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय जोकर दिवस की झलक जरा आप देखिए, जो हर साल 25 मई को टोनी पेरेजिल के सम्मान में मनाया जाता है। जी हाँ, टोनी पेरेजिल को गरीबों का जोकर कहा जाता था, और इस अनूठी परेड में इंद्रधनुषी रंगों की पोशाकें पहने कलाकारों ने सभा मान दिया। आप भी उठाइए इन बेहद खूबसूरत नजारों का लुत्फ, और इसी के साथ मुझे सहयोगी पराक्रम और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।